जय हिंद। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज हम बात करेंगे एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के बारे में जो कि हुआ 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है लखनऊ सेशन। इस सेशन में क्या कामकाज हुआ है उसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। दूसरा, मॉन्टेग्यू ने एक स्टेटमेंट दिया अगस्त 1917 में। मॉन्टेग्यू जो कि उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इन अगस्त 1917। ये स्टेटमेंट क्या था और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, उस सब के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के बारे में। लखनऊ सेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। और इस 1916 के लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजुमदार। कौन थे प्रेसिडेंट? AC मजुमदार। बट सवाल ये आता है कि हम लखनऊ सेशन तक पहुंचे कैसे, बैकग्राउंड में कहानी क्या थी, और कहानी अपन ने पढ़ी हुई है। देखो 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट, और इस सूरत स्प्लिट के थ्रू मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था और कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया था। 1914 में बाल गंगाधर तिलक साहब को रिलीज किया गया था जेल से, और जब तिलक साहब जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर है। उन्होंने देखा कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, हमारी जो लड़ाई है, वो बेहद कमज़ोर है। तिलक साहब इस नेशनल मूवमेंट को, इस लड़ाई को एक बार फिर से रिवाइव करना चाह रहे थे। तिलक साहब बात कर रहे थे होम रूल के बारे में, तिलक साहब बात कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, और इन्हीं लाइंस पे काम कर रही थी एनी बेसेंट। बट दोनों ही लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ही लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि अगर नेशनल मूवमेंट को रिवाइव करना है, अगर लड़ाई को एक बार फिर से मजबूत करना है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी। बिकॉज दोनों ग्रुप्स डिवाइड होकर कमज़ोर हो गए थे। दोनों लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी को इस्टेब्लिश करना बेहद ज़रूरी है इस नेशनल मूवमेंट के लिए, इस लड़ाई के लिए। और दोनों लीडर्स ने कोशिश करने की शुरुआत करी। पहली कोशिश की इन्होंने कांग्रेस के 1914 के सेशन में, लेकिन फेल हो गए। 1914 के सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। फिर 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ बॉम्बे में, और इस बॉम्बे सेशन में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ऑल्टर किया और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के एक डेलीगेशन को सेशन को अटेंड करने की परमिशन दे दी। मतलब अब थोड़ा थोड़ा बातचीत हो रही है। मतलब ये जो यूनिटी है, इसकी एक तरीके से फाउंडेशन रख दी गई इस बॉम्बे सेशन में। और फिर 1916 में हुआ लखनऊ सेशन। इस लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी को इस्टेब्लिश किया गया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने एक बार फिर से एक साथ मिल के काम करने के लिए अग्री कर लिया, और ये जो यूनिटी थी इसको लीड किया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। लखनऊ सेशन कब हुआ? 1916 में। प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजुमदार। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई। और दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर काम करने के लिए अग्री कर लिया, साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए अग्री कर लिया। और ये जो यूनिटी थी इसको लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोनों ही यूनिटीज़ के इस्टेब्लिश होने के पीछे अपने अपने रीजंस थे, अपने अपने फैक्टर्स थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये जो यूनिटी इस्टेब्लिश हुई, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, फैक्टर्स क्या थे? बड़े सिंपल से रीजंस थे। एक तो पुरानी जो कंट्रोवर्सीज थी, पुराने जो रीजंस थे जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था, अब वो पुराने हो चुके थे, अब वो मीनिंगलेस हो चुके थे। सोचो, सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 में और लखनऊ सेशन हो रहा है 1916 में। लगभग 9 साल निकल चुके हैं। इतनी पुरानी बातें, इतने पुराने रीजंस, अब उनका कोई मीनिंग नहीं रहा था। और लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि अगर हमें नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, अगर हमें लड़ाई को मजबूत करना है, तो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। और यही होता है लाइफ में। हम 10 साल पुरानी चीज़ों पर बैठ के रोते नहीं हैं, वी मूव ऑन। अगर कोई समझदार इंसान होगा तो मूव ऑन करेगा, आगे बढ़ेगा। और वही कर रहे थे हमारे लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि जो पुराने रीजंस थे वो आज की डेट में मीनिंगलेस हैं। दूसरा, दोनों ही ग्रुप्स को, मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को, ये समझ में आ गया था कि स्प्लिट की वजह से, डिवीजन की वजह से दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट कमज़ोर हुए। हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर हुआ, हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे वो कमज़ोर हुई। इस स्प्लिट का, इस डिवीजन का फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ। दोनों लीडर्स को समझ में आ गया था, दोनों ग्रुप्स को समझ में आ गया था कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों ग्रुप्स को ये समझ में आ गया था कि एक दूसरे के बिना हम कमज़ोर हैं,
एक दूसरे के बिना हमारा नेशनल मूवमेंट कमज़ोर है। और इस बैकड्रॉप में दोनों ग्रुप्स यूनिटी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक बहुत विगरसली कोशिश कर रहे थे दोनों ग्रुप्स को यूनाइट करने की। इनफैक्ट तिलक साहब ने मॉडरेट्स को पैसिफाई करने के लिए वायलेंस को डिनाउंस किया। तिलक साहब दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब दो प्रोमिनेंट लीडर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स को यूनाइट करने के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट मिलेगा। और फाइनली फिरोज शाह मेहता, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, जो कि प्राइमरीली इस मॉडरेट्स के अपोजिशन को लीड कर रहे थे अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट, ही पास्ड अवे इन 1915। मेन लीडर जो कि इस अपोजिशन को लीड कर रहे थे, ही पास्ड अवे। इसके अलावा लीडर्स का ये रियलाइजेशन कि रीजंस अब पुराने हो चुके हैं, मीनिंगलेस हो चुके हैं, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, ये रियलाइजेशन कि हम दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे की ज़रूरत है, इस बैकड्रॉप में लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी किन रीजंस की वजह से स्टैब्लिश हुई? कुछ तो बड़े बेसिक रीजंस थे जो पढ़ने में बड़े अजीब लगते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था, वो अपन पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। पहले बेसिक रीजंस पढ़ते हैं। इन जनरल जितने भी इंडियन मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ थे। और नाराज़ क्यों थे? एक तो ब्रिटेन ने टर्की की मदद करने से मना कर दिया था। बाल्कन वॉर्स हुए। बाल्कन रीजन जो है वो आज का ये जो ग्रीस है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, ये पूरा जो रीजन है यूरोप में, इसको बुलाते हैं बाल्कन रीजन। यहाँ पे वॉर चल रहा था जिसमें टर्की एक पार्टिसिपेंट था। ब्रिटेन ने टर्की की मदद करने से मना कर दिया। फिर जब इटली के साथ में लड़ाई हुई तब भी ब्रिटेन ने टर्की की मदद करने से मना कर दिया। और इसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स नाराज़ थे। इंडियन मुस्लिम्स नाराज़ क्यों थे? बिकॉज टर्की का जो रूलर हुआ करता था उसको एक और डेजिग्नेशन मिला हुआ था, उसको खलीफा बुलाया जाता था। और खलीफा का मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम्स होते थे उनके स्पिरिचुअल हेड को खलीफा बुलाया जाता था। और खलीफा वही इंसान होता था जो कि टर्की का रूलर हुआ करता था। मतलब मुस्लिम्स को ये लग रहा था कि हमारे खलीफा को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, हमारे खलीफा को हराने के लिए साजिश रची जा रही है। और इस बैकड्रॉप में जब ब्रिटेन ने मना किया टर्की के रूलर की मदद करने से, तो इंडियन मुस्लिम्स इससे नाराज़ हो गए। दूसरा, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे। बिकॉज इन मुस्लिम्स को एक सपना दिखाया गया था कि आपका वही प्राइड जो कि मुग़ल एरा में हुआ करता था, आपकी वही यूनिटी जो कि मुग़ल एरा में हुआ करती थी, उसको लौटा रहे हैं हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करके, आपको ईस्ट बंगाल देखे। लेकिन सरकार ने इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में कैंसिल कर दिया था, दिल्ली दरबार के थ्रू कैंसिल कर दिया था। तो जो मुस्लिम्स उस टाइम पे खुश थे इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, अब वो सरकार से नाराज़ थे। फिर इसके अलावा मुस्लिम्स की डिमांड थी कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी जाए, और साथ ही साथ ये भी परमिशन दी जाए कि ये यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया अपने कॉलेजेस को इस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया था। इंडियन मुस्लिम्स इसकी वजह से भी नाराज़ थे। अच्छा, ये तो कुछ पर्सनल से रीजंस हैं, लेकिन इन जनरल भी अगर देखें, लीग में जो यंगर मेंबर्स आ रहे थे, जो यंगर लीडरशिप इमर्ज हो रही थी, वो थोड़ी बोल्ड थी, वो थोड़ी नेशनलिस्ट थी। वो अलीगढ़ स्कूल के थॉट प्रोसेस से बाहर आके नेशन की बात कर रही थी। सिर्फ खुद को रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रख रही थी, सिर्फ खुद को ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी तक लिमिटेड नहीं रख रही थी। अब वो लीडरशिप देश के बारे में सोच रही थी। इनफैक्ट मुस्लिम लीग का कैलकाटा सेशन हुआ 1912 में, और उसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और ये कहा गया कि जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुस्लिम लीग काम करेगी। बट हाँ, एक लाइन और लिख दी गई, दैट इट शुड नॉट हार्म द मुस्लिम इंटरेस्ट, कि हाँ हम काम करेंगे साथ में मिलके, लेकिन ये मुस्लिम इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जितने भी यंगर मुस्लिम्स हैं उनको जब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सप्रेस किया, रिप्रेस किया, तो वो नाराज़ थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है तो सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, सरकार को अपनी जीत से मतलब है, ये नहीं देख रही है कौन हिंदू कौन मुसलमान है। सरकार बिना सोचे समझे सबको रिप्रेस कर रही है, उसमें मुस्लिम्स भी आए, और इसकी वजह से जितने भी यंगर मुस्लिम्स थे वो नाराज़ थे। जैसे मौलाना आज़ाद एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे अल हिलाला, और मोहम्मद अली एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे कॉमरेड। इन दोनों को सप्रेस किया गया, इन दोनों को दबाया गया, इन जनरल सप्रेशन किया जा रहा था, और इसकी वजह से भी मुस्लिम्स नाराज़ थे। इस बैकड्रॉप में
मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी। और जो बड़ा रोल प्ले किया वो किया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक तरीके से कांग्रेस ने ये मान लिया कि ये जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए हैं ये ठीक है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है, बिकॉज यही आगे जाके टू नेशन थ्योरी का बेस बनेगा। यहीं से एक तरीके से डिवीजन की शुरुआत होगी। हालांकि मैं इंटेंशंस पे शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे लीडर्स ने सोचा होगा कि माइनॉरिटी को साथ लेके चलना है, बिकॉज माइनॉरिटी की ज़रूरत है इस नेशनल स्ट्रगल में, इस नेशनल मूवमेंट की लड़ाई में। बट उस अपीजमेंट के चक्कर में, उस साथ लेने के चक्कर में एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने जो कि बाद में जाके टू नेशन थ्योरी की फॉर्म लेगा। लीग ने अग्री किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करेंगे और सरकार के अगेंस्ट में लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को रखेंगे। कांग्रेस ने अग्री किया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं मुस्लिम्स को वो ठीक दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है। देखो, एक तो लखनऊ सेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजुमदार। इस लखनऊ सेशन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई, और दूसरा INC और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई। ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई, इसके पीछे तो बड़े सिंपल से रीजंस थे। दोनों ग्रुप्स को ये समझ में आ गया था कि अलग अलग होके हम कमज़ोर हैं, एक साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो हम मजबूती से लड़ेंगे, हमारे लिए एडवांटेज की चीज़ है। इस बैकड्रॉप में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश होने के पीछे के रीजंस क्या थे? कुछ तो बेसिक रीजंस थे, जैसे जब ब्रिटेन ने टर्की की मदद करने से मना कर दिया इन दी वॉर्स, तो मुस्लिम्स नाराज हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज टर्की का जो भी रूलर हुआ करता था वो बाय डिफ़ॉल्ट खलीफा भी कहलाया जाता था, खलीफा भी माना जाता था। खलीफा मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। दूसरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो मुस्लिम्स खुश थे, जब इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया तो वही मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गए। तीसरा, ये लोग अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे थे, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको पावर हो ऑल ओवर इंडिया अपने कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करने की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, उसकी वजह से नाराज़गी। और फिर इन जनरल भी जो यंग लीडर्स थे, जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे, वो अलीगढ़ स्कूल के कंजर्वेटिव थॉट से बाहर निकलना चाह रहे थे। सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देख रहे थे, वो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे थे। उनका ये था कि हाँ, हमारा देश है, हमारे देश के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। तो ये जो यंग लीडरशिप है ये थोड़े आगे कदम बढ़ाएगी, ये थोड़ा सेल्फ गवर्नमेंट की बातचीत करेगी। और ये जो यंग लीडरशिप है इसको ये भी दिख रहा था कि यार हमें भी बराबर रिप्रेस किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ा रीज़न था वो क्या था? कांग्रेस ने मुस्लिम्स की ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको ये बोल दिया कि हाँ ये सही है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हैं वो ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती थी। और लीग ने ये अग्री कर लिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारी जो लड़ाई है उसको हम मिल के लड़ेंगे, हम जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स रखेंगे सरकार के सामने। अच्छा, वो जॉइंट डिमांड्स क्या थी? एक डिमांड तो ये थी कि सरकार जल्दी से जल्दी हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे, एट द अर्लीस्ट हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। दूसरा ये था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर्स को ज़्यादा पावर दी जाए और इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी को बढ़ाया जाए, इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी को क्रिएट किया जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 5 साल का किया जाए, फिक्स कर दिया जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो ब्रिटेन अपने खजाने में से दे, इंडिया के फंड में से नहीं दी जाएगी। भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठा हुआ है, हमारे यहाँ से उसकी सैलरी क्यों पे की जाए? ब्रिटेन अपने खजाने में से दे, अपने पैसे में से दे। और फाइनली एक डिमांड ये थी कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंसेस में गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं उनमें कम से कम आधे मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। जॉइंट डिमांड्स क्या क्या थी? हालांकि कोई इनको रेयरली पूछेगा, बट फिर भी याद रखो, एक तो सेल्फ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी दी जाए, दूसरा सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर्स को ज़्यादा पावर दी जाए और इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म फिक्स किया जाए, कितना किया जाए? 5 साल किया जाए। बेहद इंपॉर्टेंट डिमांड कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो इंडिया के फंड्स में से प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए, ब्रिटिश या ब्रिटेन की जो अपनी गवर्नमेंट है वो अपने वहाँ से पे करे, अपने ट्रेजरी में से पे करे। और फाइनली वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और प्रोविंसेस में गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कम से कम आधे मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो तो गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हो गई है और ये जॉइंट डिमांड्स हैं और ये प्रोमिनेंट रीज़न है। लेकिन
इनका फ़ायदा कितना हो सकता था अगर उसको अपन क्रिटिकली एनालाइज करें। एक तो ये है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव था वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। मतलब ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं कर सकता था। एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करता और लेजिस्लेचर अपने हिसाब से काम करता। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेजिस्लेचर्स को भी दे दी गई थी, जैसे बजट पे वोट करने की पावर। पूरे बजट पे नहीं कर सकते थे, लेकिन बजट के पार्ट्स पे वोट कर सकता था लेजिस्लेचर, ये पावर दे दी गई थी। मतलब बजट को अगर अप्रूव करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी लेजिस्लेचर से, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल है नहीं, तो एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करता था। मतलब दो प्रोमिनेंट बॉडीज़, दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है, एक डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा थी। जो सबसे बड़ी गलती, कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया, एक तरीके से टू नेशन थ्योरी की जो फाउंडेशन है वो रख दी गई। भाई आपने बोल दिया ना कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये लोग जो मुस्लिम्स हैं वो आज़ादी तक यही सोचेंगे ना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। वो आज़ादी के बाद भी यही सोचेंगे ना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। आगे जाके जब आप इस सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मना करोगे तो ये जो मुस्लिम सेक्शन है वो क्या बोलेगा, पाकिस्तान बनाओ। और तीसरा, लीडर्स तो यूनाइट हो गए इस लखनऊ सेशन में, बट दोनों कम्युनिटीज़ को यूनाइट करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए। लीडर्स यूनाइट हो गए, लेकिन लीडर्स के यूनाइट होने से बात बनती नहीं है। कम्युनिटीज़ जो हैं वो ट्रू सेंस में यूनाइट होनी चाहिए, और उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया गया। मतलब ऑल एंड ऑल देखें तो लखनऊ सेशन में अच्छी चीज़ें हुई। एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी हो गई। दूसरी भी अच्छी चीज़ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की वो थी कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने, और यही आगे जाके फाउंडेशन रखेगा एक तरीके से टू नेशन थ्योरी की। और फिर इसके बाद फाइनली बात आती है मॉन्टेग्यूज स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू जो कि उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अगस्त 1917 में, और स्टेटमेंट में दो चीज़ें कही गई। एक तो मॉन्टेग्यू ने बोला कि टाइम आ गया है कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज़ किया जाए। मतलब एक तरीके से मॉन्टेग्यू ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया जाए। और दूसरा इन्होंने कहा ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पहला तो क्या कहा कि टाइम आ गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए। मतलब एक तरीके से धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया जाए। और दूसरा मॉन्टेग्यू बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि जवाबदेह होगी टू द पीपल ऑफ द नेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसको कि अगर हटाने की ज़रूरत पड़े तो हटाया जा सकता है। ऐसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज अब तक तो जब भी बात की जाती थी सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जब भी बात की जाती थी इंडियंस के एसोसिएशन को इंक्रीज करने के बारे में, तो सरकार कोई जवाब देती ही नहीं थी, सुनती ही नहीं थी। इनफैक्ट सरकार रिप्रेस करती थी लीडर्स को। लेकिन इस बार पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, जो कि सबसे प्रोमिनेंट ऑफिसर है, वो ये कह रहा है खुद से कि टाइम आ गया है कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एडवांस किया जाए। बट अभी भी ये बातें वेग हैं, हवा में चल रही हैं, बिकॉज इंडियंस का पार्टिसिपेशन कब तक इंक्रीज किया जाएगा उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। बिकॉज ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की बातचीत की जा रही है, इसका नेचर कैसा होगा, इसको एडवांस कैसे किया जाएगा, वो सरकार अकेले खुद से करेगी, इंडियंस को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये बड़े अचंभे की बात है कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, लेकिन सरकार इंडियंस को ही इंक्लूड नहीं कर रही है। तो ये बड़ी डीमेरिट्स थी इस मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट की। बट सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस क्या है कि पहली बार सरकार का कोई ऑफिसर सामने से ये कह रहा है कि टाइम आ गया है सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का, टाइम आ गया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का। मतलब एक तरीके से सरकार थोड़ा सा झुक रही है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इजी सेशन था। थैंक यू वेरी मच।